सारा गंद खुल गया। यासर शामी ने जो वीडियो बनाई गाजी रोड से, उसने बता दिया कि इनका ये कहना कि हमने ट्रैक किया, ट्रेस किया, हम 2 घंटे की डेडलाइन थी, हम भाग दौड़ कर रहे थे, ये सारा कुछ झूठ साबित हो गया। असल हकीकत ये सामने आई कि ये तो औरतें खुद भागी गाड़ी में से निकलकर, और वो भी एक एक्सीडेंट के नतीजे में। अब जिस रजा को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये रजा डार है, इसहाक डार की बेटी का बेटा, या जो अली डार का भांजा है, इसहाक डार का नवासा है, रजा डार, जिसकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी है, जिसका जिक्र वो खवातीन ने भी किया, और यही तस्वीर दिखाकर वो घेर घार के इन खवातीन को पाकिस्तान में लेकर आया था। इस रजा डार को बचाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया भी मुतहर्रिक किया गया, और डार खानदान अपना इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि अब इस्तेमाल कर रहा है, और उसके जरिए से पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। और मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं रजा डार की फैमिली के जरिए से कि जनाब वो तो फंस गया, वो तो खुद एक विक्टिम है, वो तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो तो अपने पैसे रिकवर कर रहा था। देखें, ये बड़ा सादा केस है। 2 खवातीन को बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुलवाया गया और उन्हें बाकायदा वीजे भी जारी किए गए। इसमें डार साहब की जिम्मेदारी है, उनका जो दफ्तर है वो इस्तेमाल हुआ मुबैना तौर पे। फिर उन्हें दिखाया गया नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ और अली डार के साथ तस्वीर, बल्कि यह भी क्लेम किया गया कि एक वजीर मेरा बाप है, यह भी कहा उसने। पहले तो बहला फुसला के धोखा दे के इन खवातीन को पाकिस्तान में लाया गया, फिर उसके बाद इन खवातीन को अगवा कर लिया गया। एयरबीएनबी का जो घर है वो हसन का बताया जा रहा है कि हसन नामी जो लड़का पकड़ा गया है उसका वो घर है एयरबीएनबी का, और ये अक्सर इस तरह घर एयरबीएनबी का ले लेते थे, जिसमें जाके ये अपनी जो हरकतें आजकल लोग करते हैं, अब जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हरकतें करेंगे, जैसा नवाला जाएगा पेट में वैसी हरकतें करेंगे अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल पहले तो इसने धोखे से बुलाया खवातीन को, फिर उन्हें अगवा कर लिया, फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद खवातीन ये बताती हैं कि उनके साथ बदतरीन जिनसी ज्यादती की गई, और दोनों खवातीन बता रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। वो तफसीलात ऐसी घटिया और घिनौनी, ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, इतने गंदे लोग हैं कि वो आप बयान भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। मैं आपको पढ़ के अंग्रेजी उर्दू किसी जबान में मैं आपको नहीं सुना सकता, मजबूर हूं मैं, जो इन्होंने किया है। जितने ये गंदे हैं ना, उतना तो हम बोल भी नहीं सकते। मरियम नवाज की मुझे बात याद आ गई, मेरे पास फिल्में हैं, मेरे पास फलां फलां की फिल्में हैं, मेरे पास वीडियो सबूत हैं। अब मरियम नवाज से वीडियो का धंधा जो शुरू हुआ था वो देखिए आप कहां तक पहुंचा है। तो जैसे बड़े लोग होते हैं वैसे ही खानदान के छोटे लोग भी होते हैं। बहरहाल अब पहले तो धोखा, उसके बाद अगवा, अगवा के बाद तशद्दुद, फिर जिनसी ज्यादती, उसके बाद तावान तलब करना, ये बहुत बड़े बड़े जराइम है। उसके बाद भागने की कोशिश करना, खवातीन को लेकर वो भाग रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो खवातीन को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया क्योंकि खवातीन ने गाड़ी से बाहर निकलकर शोर मचा दिया था। और वहां जाकर पुलिस बजाय इसके कि शवाहिद इकट्ठे करती और ये बताती कि हमने इन खवातीन को कैसे, हमें कहां से मिली, पुलिस ने वो सारी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा जी हम तो ट्रैक करते हुए उस घर तक पहुंच गए, वहां से जाके हमने रिकवर कर ली। ये सब झूठ है। वो खवातीन तो पुलिस को सड़क से मिली थी, और कहानी को बदलने के लिए पुलिस ने सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन शाबाश है यासर शामी को और उन लोगों को जो इस टीम के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे भी करके ये सारे लिंक ढूंढे, और ना सिर्फ लिंक ढूंढे बल्कि पूरा खेल बेनकाब कर दिया। तो अब पुलिस को जो है वो शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। अच्छा, वो लड़का जिसको रजा डार को ये मासूम कहते हैं, वो बाद में जिस तरह गाड़ी भगा रहा है वो भी आप देख लें मनाजिर। वहां से जो गाड़ी भाग रही है उसके भागने के मनाजिर आप देखें ना कि वो निकली कहां से, इतने सारे लोगों के बीच में वो कैसा निकला। वो कभी जिग जैग कर रहा है, कभी यहां भगा रहा है, कभी वहां भगा रहा है। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो मरते मरते बचा है, कई और लोगों की जान को उसने खतरे में डाला, कई गाड़ियों से वो टकराते टकराते बचा है। पता नहीं वो सही तरीके से अपने घर पहुंचा भी या नहीं, वो तो गाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा और कितनी जगह से लगी है। बहरहाल वो लड़का वापस से फिर वहां से भाग गया, और उसके बाद उसे वीआईपी किस्म की गिरफ्तारी दी गई। एएसपी को भेजा गया जिसने बड़े वीआईपी तरीके से उस लड़के को गिरफ्तार किया और किसी किस्म का शोर नहीं मचाया। अब इसमें ना कुछ लोग एक्सपोज हो गए। एक तो मरियम नवाज एक्सपोज हो गई बहुत बुरी तरह। क्या मरियम नवाज इस्तीफा देगी? क्योंकि वो जब तक वजीर आला है तब तक इस केस में इंसाफ तो हो नहीं सकता। 2 गैर मुल्की खवातीन को इंसाफ तो तभी मिलेगा ना जब मरियम नवाज वजीर आला के ओहदे पे नहीं रहेगी। हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि वो खवातीन किसी वक्त पैसा वैसा लेके या उन्हें खरीदने की कोशिश की जाए या उन्हें खरीद लिया जाए, या कुछ भी हो सकता है ना, लालच दे दिया जाता है, डरा दिया जाता है, लोगों के स्टेटमेंट बदल जाते हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में उनके स्टेटमेंट बदल जाए, इनके एजेंट उन तक पहुंच जाए, उनके साथ राब्ता कर ले, कोई पता नहीं होता, कोई पता नहीं होता। हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते जब तक कि वो मुस्तकबिल का कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन वो विक्टिम तो हैं हमारी नजर में। तो जनाब वो खवातीन के साथ जो कुछ भी हुआ तो उन्हें इंसाफ कैसे मिल सकता है जब मरियम नवाज जो रिश्तेदार है उन लोगों की जिन्होंने ये जुल्म किया,
वो वजीर आला के ओहदे पे बैठी रहेगी। और इससे पहले वो इसी केस को लेकर झूठ बोल भी चुकी है और झूठ सुन भी चुकी है और झूठ को जायज भी करार दे चुकी है, यानी उसके ऊपर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। फिर जो डीआईजी और एसएसपी यहां पे लाहौर में मौजूद है, उनकी नौकरी के ऊपर मौजूदगी में इंसाफ कैसे होगा, एक सवाल यह है। दूसरा यह है कि शवाहिद इकट्ठे ही नहीं किए गए। खवातीन को तो इन्होंने रातों रात निकाल दिया, जनाब फटाफट पाकिस्तान से बाहर इनको निकालो। खवातीन चली गई, सबूत इन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, फोरेंसिक का कोई अता पता नहीं है, इनके मोबाइल फोन से जो वीडियोस निकली उनका कोई अता पता नहीं है, इनकी जियो फेंसिंग का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस इस केस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला दब जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर देती है रेपिस्ट लोगों का या उनके नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, वो पुलिस इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये नहीं बता पाई कि बॉस कौन है और बॉस किधर है। अब पता चल रहा है कि एक नया बॉस पैदा किया जा रहा है और एक नया ऐसा बॉस पैदा किया जा रहा है जो ये क्लेम करेगा कि वही बॉस है और उसको लाकर सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, खवातीन ने यह भी कहा है कि वहां एक आदमी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलता था। तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे बॉस बनाया जाए और बॉस बनने के लिए उसे कबूल भी करना होगा कि जनाब मैं बॉस हूं। फिर बॉस ने जो जो हरकतें की हैं वो भी उसके ऊपर डाली जाएंगी, लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ये लड़के जो है इनको जुडिशियल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको वहां से जमानतें मिल जाएंगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि इस केस का क्या बना। यह केस जिंदा तभी रह सकता है जब पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर बात करता रहे, इसके ऊपर रोला डालता रहे और इसमें इंसाफ करके दिखाया जाए। अदरवाइज पाकिस्तान में जिसको भी ये पकड़ते हैं उसके साथ जो मर्जी कर देते हैं, ये कह देते हैं बुरा आदमी था हमने मार दिया। 5 भाई, यानी वो भाई और बहनोई वो इकट्ठे ही थे, वो 5 बंदे इन्होंने एक ही करके मार दिए और एक ही रात में मार दिए और अलग अलग शहरों में मार दिए और एक ही शादी से सारे उठाए थे। मावराए अदालत कत्लों का रिकॉर्ड कायम किया। आफ्ताब बाजवा साहब केस लड़ रहे हैं वो वाला, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां 2 नंबर तरीके से सीसीडी ने बंदे मारे हैं। बंदा मार एक पूरी, जैसे मच्छर मारते हैं ऐसे तो ये बंदा मार देते हैं। बंदा मार पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। रात को 12 बजे अदालत लगती है, फैसला होता है कि ये बंदे फड़का दो, वो बंदे फड़का दिए जाते हैं। ये बंदे जख्मी कर दो, वो बंदे जख्मी कर दिए जाते हैं। फला फला बंदे के नेफे में पिस्तौल चला दो, उस बंदे के नेफे में ऑटोमेटिकली पिस्तौल चल जाता है। मजाक बनाया हुआ है कानून को और इंसाफ को इन लोगों ने। इन्हें आइडिया ही नहीं कि जो ये कर रहे हैं इसका नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने ऐसे में एक स्टेटमेंट दिया। मरियम नवाज ने कहा कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं हैं तो मैं बतौर वजीर आला नाकाम और नामुराद हूं, मेरी जिम्मेदारी है और उसका मुझे अंदाजा है। अब ये नाज़रीन जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्टेटमेंट है कि अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, और इधर तो गैर मुल्की खवातीन आपके अपने रिश्तेदारों से महफूज नहीं है। आपके रिश्तेदार गैर मुल्की खवातीन को बुलाकर धोखे से उनका रेप करते फिरते हैं, उनके साथ टॉर्चर करते फिरते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में बड़े ढिले मुंह के साथ ये आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के और बाकी लोगों के मुंह से सुनेंगे और ये लोग कहेंगे कि ये खवातीन तो कॉल गर्ल्स थी, ये तो जनाब इस तरह की खवातीन थी। इनके करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा आने वाले दिनों में, आप देख लीजिएगा। ये सारा कुछ करेंगे सिर्फ खवातीन तक पहुंच के उनके साथ डील वील ये पक्की कर लें, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इसके बगैर इनका गुजारा नहीं है। लेकिन अब इनको लेने के देने पड़ गए हैं, यानी जो पैसा ये खवातीन से निकलवाना चाहते थे, मुझे लगता है कि उससे बहुत ज्यादा शायद इनका अपना निकल जाएगा। मैं कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन सूरत-ए-हाल तो यही लग रही है। और ये मरियम नवाज किस मुंह से कह सकती है कि लोग अपने घर में महफूज नहीं है तो मैं नाकाम और नामुराद हूं? तो फिर आप सबसे ज्यादा नाकाम है और सबसे ज्यादा नामुराद है। उसकी वजह क्या है? चादर और चार दीवारी का जितना तकद्दुस पामाल मरियम नवाज के दौर में हुआ और आसिम मुनीर के जो अजीज हैं मोहसिन नकवी उनके दौर में हुआ, उतना तो किसी दौर में भी नहीं हुआ। पंजाब में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल मोहसिन नकवी ने और मरियम नवाज ने करवा छोड़ा है, उसका पाकिस्तान की तारीख में कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो तबाही इन्होंने फेरी है, लोगों के बेडरूम्स तक ये घुस गए, लोगों के घरों के कैमरे तोड़ दिए, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, उनके मोटरसाइकिल तोड़ दिए, उनके टीवी, फ्रिज, उनके घर का फर्नीचर, खिड़कियां, बहुत नुकसान किया लोगों का इन्होंने। हत्ता कि जो वॉश बेसन होता है या कमोड होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं डंडे मार मार के पागलों की तरह। ऐसा लगता है याजूज माजूज ने हमला कर दिया था वहां पे।
जहां पे इनके लोग जाते हैं। लोग वाकई अपने घरों में महफूज नहीं है। इन्होंने चादर और चारदीवारी का बदतरीन तकद्दुस पामाल किया है। तो वाकई आईना इनको देखना चाहिए और रोजाना अपने आप को कहना चाहिए कि आप नामुराद भी हैं और नाकाम भी हैं। नादरीन, खामनाई का नमाज जनाजा हुआ, आयतुल्लाह अली खामनाई का, और उसमें मुश्तबा खामनाई शिरकत नहीं कर सके। उनकी एहलिया का जो जनाजा हुआ एक दिन पहले, उसमें भी वो शिरकत नहीं कर सके। आप हालात की संगीनी का अंदाज़ा यहां से लगा सकते हैं कि मुश्तबा खामनाई अभी भी सामने नहीं आ सकते। अगर वो मंजर आम पे आएंगे तो इसराइल उनको ट्रैक करेगा। बहुत सारे जासूस वहां पे मौजूद हैं ईरान में, वो ट्रेस करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल तक मालूमात पहुंचाई जाए, क्योंकि मुश्तबा खामनाई एक ऐसी रुकावट है कि अगर इसको दूर कर दिया तो नरम लोगों के लिए जगह बन सकती है और अमेरिका अपने टारगेट आसानी से हासिल भी कर सकता है। लेकिन हार्डलाइनर्स जो हैं वो मुश्तबा खामनाई के साथ हैं, और मुश्तबा खामनाई खुद एक हार्डलाइनर है। उन्होंने अपना पूरा खानदान शहीद करवा लिया, तो अब वो कैसे पीछे हट जाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के मौके पे, उनकी तदफीन के मौके पे दुनिया भर से लोग आए। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग गए। पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का नायब वजीर आजम, पाकिस्तान का वजीर दाखिला, पाकिस्तान का वजीर आला सिंध के सूबे का, और बाकी और बहुत सारे सियासतदान, हत्ता के फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान का, ये सब लोग वहां पे गए थे। जजों को मैंने कहा ना बहुत जल्दी है इमरान खान को सजा देने की। एक्चुअली तो जल्दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को है ना, तो जजेस तो उनके ईमा के ऊपर वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, बस जो पीछे से हुक्म आ रहा है जल्दी जल्दी करो। तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, अच्छा इसमें जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं वो 2-2 साल से नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब नैब की अपील आ जाती है या किसी इदारे की तरफ से आ जाता है, कहते फौरन सुनो, फौरन 5 मिनट लगाओ, अभी लेकर आओ, अभी आप यहां पे बैठ के दलाल दें। तो वो कहते हैं जनाब इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला को के अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत हमने आपको दे दी है। आइंदा समात पर अगर आपने दलाइल ना दिए तो नैब को हम सुनेंगे और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। दलाइल देने की लतीफ़ खोसा साहब ने अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ की थी और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, तो हमने आप लोगों को तारीख दी है। अब मामला ये है कि वहाँ अदालत को बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को सजा सुनाने की, तो सुना लें। पहले इमरान खान साहब कौन से जेल से बाहर है या उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है ना। इमरान खान साहब, देखिए इमरान खान साहब का केस कोई कानूनी तो है नहीं, ना किसी अदालती मुकदमे में वो इस वक्त जेल में बंद है। ये सारा एक ड्रामा है। अदालत जो है, अदालती कार्रवाई भी एक ड्रामा है, अदालत भी एक ड्रामा है। मुझे कुछ जजेस पैगामात भेजते रहे हैं बाद में कि हमने जो आपसे ज्यादती की हम उस पर माफी चाहते हैं इमरान साहब, हम उसका हिस्सा नहीं थे। एक जज साहब हैं, उनके रिश्तेदार मेरे पास आ गए, उनका जज उनका बहनोई था शायद, वो मेरे पास आ गए घर में। उन्होंने कहा जी, वो कह रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मुझे वो फैसला देना पड़ा आपके खिलाफ। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। तो वो बेचारे मजबूर लोग हैं, जजेस की औकात ही कोई नहीं है, ना अदलिया की कोई औकात है। ये मामला है सिर्फ आसिम मुनीर साहब का और उनके अपने मफाद का। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब या चंद लोग और इनके साथ शामिल आप कर लें, बंद कमरों में फैसले करते हैं। ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इन्होंने मिलकर तय किया हुआ कि इमरान खान का क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये बंदा बाहर आ गया तो फिर हम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब आ जाए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तरफ। यहां खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्ट पास किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहां कुछ सहाफ़ी है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें बताई। उन्होंने कहा जी कि जो तरीकाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले यह होता है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो बिल पब्लिक उस पर पढ़ सकती है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, मीडिया उसको पढ़ सकता है, अपनी राय दे सकता है। फिर जनाब वो टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बातचीत होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स वो तय किए जाते हैं। फिर एक मरहला आता है जब वो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है और फिर वो बाकायदा उस कानून की शक्ल इख्तियार करके सिस्टम के अंदर जो वेबसाइट है उस पर भी आ जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ यह है कि जितनी भी इनके पास मुराद थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के पास, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास, वो 88 से वो चली आ रही है। उनके अंदर इन्होंने कुछ तरामीम की हैं। जो तरामीम की है ना, उनमें बहुत सारी चीजें तो पुरानी है। मेरा तो ख्याल है पुरानी चीजें भी खत्म कर देनी चाहिए। इतनी मुराद लेके इन्होंने किया क्या है, पाकिस्तानियों को दिया क्या है। लेकिन ये जो मुराद हैं इनमें कुछ इजाफा किया गया, जिनमें एक ये है कि जो अरकान असेंबली है उनकी बीवियों को, या अगर वो खातून रुकन असेंबली है तो उनके शौहर को एक ताहयात असेंबली कार्ड दिया जाएगा, जिसको पूरे मुल्क में हर जगह हर इदारा तस्लीम करेगा और उसकी एक अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी।
नंबर 2, एयरपोर्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को वीआईपी लाउंज की सहूलत मुयसर रहेगी। नंबर 3, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इन्हें दिया जाए। नंबर 4, सरकारी अफसरान की तरह जो क्लब की मेंबरशिप मिलती है वो इनको भी सबको क्लब की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जाती गाड़ी के शीशे ये टिंट करवा सकते हैं, यानी उसे काला करवाना चाहें, ब्राउन करवाना चाहें तो ये अपनी गाड़ी के शीशे जो है उनका रंग तब्दील करवा सकते हैं। उसके अलावा पहले इनके पास जो असलहे के लाइसेंस होते थे वो 4 गन्स का होता था इनके पास, लेकिन अब उसके अंदर 4 के बजाय 8 गन्स का लाइसेंस दे दिया गया कि अब आप अपने साथ 8 बंदूकें ले सकते हैं और ये लाइसेंस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आप खुद बनाना चाहें तो आप जितने मर्जी बनवा लें, 50 बनवा लें, लेकिन 4 आपके मुफ्त है, 4 और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे और उसके लिए आप फीस अदा कर दिया करेंगे, जो मामूली फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये मुराद ले रहे हैं। कुछ चीजें जो है वो पुरानी हैं, उनके अंदर और बेहतरी लाई गई है। यहां पे एक करारदाद भी है मेरे पास, मैं इस करारदाद को पढ़ रहा था तो करारदाद ये कहती है कि जैसे वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों के पास ये होता है या अरकान असेंबली या सेनेटर्स के पास होता है, तो जनाब आप हमें, हमारी बीवियों को और हमारे मुलाजमीन को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी कर दें। ये करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2024 की इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ऐसी करारदादें बार बार आती हैं, बार बार रिवाइव हो जाती हैं, तो ये एक मरतबा फिर आ गई। अब ये चाहते तो हैं कि इन्हें ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, या तो ये कोई ऐसी करारदाद लेकर आए जिसमें ये कहें कि जनाब हमें ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाना चाहते हैं, हम सबको ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाए और जो कौमी असेंबली में और सेनेट में ब्लू पासपोर्ट दिए गए हैं उन्हें भी ग्रीन पासपोर्ट से तब्दील कर दिया जाए। तब्दीली तो इसे कहते हैं ना। लेकिन अगर पिछले भी मांग रहे थे ब्लू पासपोर्ट, आप भी मांग रहे हैं ब्लू पासपोर्ट, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यानी फिर तो जो आप मांग रहे हैं वही पिछले लोग भी मांग रहे थे, तो आप तो कोई तब्दीली ना लेकर आए। मैं कई मरतबा यह कह चुका हूं कि तमाम ऑफिशियल्स को जब तक वो सरकारी ओहदे के ऊपर है, यानी अगर कोई किसी वक्त एमएनए है, मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई फौजी है, या कोई जज है, जब भी कोई आदमी ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद है और वो पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी भी तरह काम कर रहा है या रियासत के लिए काम कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप उसको ब्लू पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, स्पेशल पासपोर्ट आप दे सकते हैं। सुहेल अफरीदी के दौर में हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के दौर में तो ये लोग रोला भी डालते थे कि ड्रोन हमला हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब के दौर के अंदर कोई रोला ही नहीं डाल रहा, ड्रोन हमले होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। मैंने वहां मकामी राय से कंफर्म किया कि अफगानी मार रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, अफगानिस्तान के इक्का दुक्का जो वाकयात है वो बॉर्डर के पास है, जो असल में ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेज ही कर रही है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से नहीं। इमरान खान ने कहा था मुकदमा दर्ज करो, इन्होंने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त खिलाफ इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ लिया था। मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जम के चल रहा है और सुहेल अफरीदी अब उस पर बात भी नहीं करते। पहले तो रोला डालते थे, मैं तीरा जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मेरे लोग मर गए, इलाके खाली करवा दिए, बेघर हो गए। अब किधर गया वो दुख और दर्द? क्या ब्लू पासपोर्ट दुख और दर्द को खत्म कर देता है? क्या ये तमाम मुराद, ये जितनी चीजें आपको मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े ठेके, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा आपके आगे पीछे आ जाता है, बहुत सारे इख्तियारात आपके आगे पीछे आ जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं अपने मकसद को। इमरान खान साहब ने कहा था कि ड्रोन हमलों पे एफआईआर होगी, बताएं कहां पे की है उन्होंने कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हूं। इस वक्त जो हो रहा है मैं आपको बता देता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको तो खाली करवा लिया गया है। अक्का खेल का इलाका उसे खाली करवाया जा रहा है। करम के कई इलाके जो हैं, उनके गांव हैं, वहां से 1.25 लाख के करीब लोग वो बेघर हो चुके हैं अब तक, और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी लगातार जो है वो लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो ये 3-4 जगहों पे मजीद एवैक्यूएशन हो रही है, लोगों से उनके इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, ऑपरेशंस लगातार होते चले जा रहे हैं। किधर है खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की हुकूमत? इमरान खान तो चलो जेल में है, उससे तो मुलाकात ही बंद की हुई है, तो बाकी लोग सारे किधर गए? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, जहां मैं तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहा हूं ना, वहां मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, बड़ी मजेदार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे ज्यादा जो मंजी ठोकता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन ठोकता है। सबसे ज्यादा इनके आगे जो बंद बांधता है ना 2 नंबरियों में और फ्रॉड में, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के विजन के ऊपर ना खड़ा होता तो। एक एक बंदा इनको पड़ जाता है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे इनको सवालात होते हैं कि जनाब आप मुराद ले रहे हैं, इमरान खान जेल में पड़ा,
यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख के मसाइल चल रहे हैं, उनको निकाल निकाल कर अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के बिल लाए जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें की जा रही हैं, मुराद के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो समझे ना आप इस बात को कि प्रायोरिटीज क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको शाबाश, वो पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह नहीं है। पीटीआई जो है वो गलत टिकट जारी करती है तो वर्कर पड़ जाते हैं फौरी तौर पे। पीटीआई जो है वो कोई गलत फैसला करती है तो वर्कर जो है वो पीटीआई के खिलाफ हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 3.5 साल तक तस्लीम नहीं किया। इमरान खान गलत साबित हुए एंड ऑफ द डे और लोग सही साबित हुए। वो उस्मान बुज़दार जो है वो छोड़कर चला गया इमरान खान को। इमरान खान गलत साबित हुए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाशऊर लोग ठीक साबित हुए। उन्होंने आखिरी दिन तक उस्मान बुज़दार को कबूल नहीं किया। कितनी मजेदार बात है। तो ये मुराद वाला खेल कोई नया नहीं है, ये पुराना है। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार ने भी इसी तरह की कार्रवाइयां डालने की कोशिश की थी। ये एक बिल तब भी लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि जनाब हर साबिक वजीर आला को फलानी फलानी मुराद मिलेंगी, अगर उसका लाहौर में घर नहीं है तो उसको घर दिया जाएगा और जीओआर के अंदर उसको फला फला अलाउंस भी दिया जाएगा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत चित्रोल की थी उस्मान बुज़दार की। मीडिया तो चुप ही रहता है। तो इमरान खान साहब ने फिर ये हरकत रुकवाई थी और इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी। तो मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली वो है जो इमरान खान की सोच है, और वो सोच आम आदमी तक चली गई है। अब आम आदमी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पे चढ़ जाता है जब कभी वो गलत फैसला करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन जो मर्जी करे, वो 11 अरब का जहाज लिया, वो 1100 अरब का भी जहाज लेगी ना तो एक पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। वो पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई और कानून लेकर आए, वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फाशिज्म कर ले, कोई नहीं बोलेगा। पीएमएलएन के कारकुन को अगर वो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, गालम गलोच करने वालों को टिकट भी दे देंगे ना, ओहदे दे देंगे, तो पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये बड़ी मजेदार बात है। ना नून लीग का कारकुन बोलता है, ना पीपल्स पार्टी का कारकुन बोलता है, क्योंकि उनके लीडरों ने इतनी बेईमानी की है कि कारकुनों की जुबानें ही बंद हो गई हैं। वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई का कारकुन जो है उसको इसलिए शाबाश है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है कि जनाब ये गलत काम कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएलएन गलत काम करती है तो उनका जो सोशल मीडिया का जो वोटर सपोर्टर जो भी है वो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। ये जबरदस्त चीज है और इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा ही कल्चर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जरूर मुतारिफ करना चाहिए और शामिल करवाना चाहिए। नाजरीन, एक और चीज की गई खैबर पख्तूनख्वा में जो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसको थोड़ा गौर किया तो वाकई ये कार्रवाई डाल रहे हैं कि जनाब जब तक कोई बिल हम टेबल ना करें तब तक आप उसके ऊपर खबर ही नहीं दे सकते, और अगर आपने उसके ऊपर कोई नेगेटिव खबर दे दी तो उन्होंने वहां पे एक जुडिशियल कमेटी बना रहे और वो ये फैसला करेगी कि आपको कितने महीने तक जेल में डालना है।